आज मैं मेक मी स्टार स्टूडियो में एक विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित कर्नल डॉक्टर सत्यपाल मलिक से आप लोगों को मिलवाना चाहता हूं। वेलकम कर्नल मलिक टू मेक मी स्टार स्टूडियो। Thank you so much, Kanamorya. आप इतनी प्रतिभाओं के धनी हैं कि मुझे तो आपका सीवी पढ़ने में लगता है पूरा पॉडकास्ट निकल जाएगा। सब प्रभु की कृपा है। आपने पीएचडी कर रखी है जी आप एमबीए भी हैं जी और आपने डिप्लोमा इन सीनियर डिफेंस लेवल मैनेजमेंट भी किया हुआ है। जी आप यूजीसी नेट क्वालिफाइड भी हैं जी और इसके अलावा आपने फ़ौज के कैरियर में बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, जिसकी वजह से आपको विशिष्ट सेवा मेडल से भी सम्मानित किया गया था। जी और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, आपने फ़ौज ज्वाइन किया था एज जवान, जी एज ए सिपाही, एज जी जवान। और चूँकि सिग्नल कोर में आपने ज्वाइन किया था तो बेसिकली आप एक सिग्नल मैन से आपने अपनी जर्नी शुरू की थी जी और आप रिटायर हुए हैं कर्नल के ओहदे से, विशिष्ट सेवा से सम्मानित होकर के। इसके अलावा भी आपने जो अचीवमेंट की हैं अपनी लाइफ में, वो एक बहुत ही प्रेरणादायक है। जी ये फौजियों के लिए भी, बच्चों के लिए भी, सिविलियंस के लिए भी, सबके लिए एक बहुत ही प्रेरणादायक स्टोरी है और इसीलिए हमने आपको अपने स्टूडियो में बुलाया है। तो कर्नल मलिक, आप अपनी इस प्रेरणादायक जर्नी के बारे में बताइए। जरूर बताएंगे जी। देखिए कनमौर्या, मैं आज जो कुछ भी हूँ, ऑफ कोर्स मेहनत तो करता ही है इंसान, लेकिन उसके साथ साथ में एक प्लेटफॉर्म मिलना, वो मुझे इंडियन आर्मी ने दिया है। आई एम सो ग्रेटफुल टू द इंडियन आर्मी। वो जो एक आर्मी मैन को फैसिलिटीज, सपोर्ट और रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, अगर हम उसका फुल यूटिलाइजेशन करें तो आप कुछ भी कर सकते हैं। मतलब इतनी अपॉर्चुनिटी है, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन हम उसका पूरा इस्तेमाल नहीं करते हैं। मैं अपना ही उदाहरण देता हूँ। मैं एक हरियाणा के साधारण गांव जिसका नाम रबड़ा है, डिस्ट्रिक्ट सोनीपत में पैदा हुआ था। ओके। गांव में हाई स्कूल था, वहीं पे अपनी मैट्रिकुलेशन की थी। उसके बाद में मजाक मजाक में पिक्चर देखने गए थे। वहाँ पे भर्ती चल रही थी, भर्ती खड़े हो गए। दौड़ गए वहाँ। तो ठीक ठाक शरीर था, भर्ती हो गए। उसके बाद में वो एक एग्ज़ाम होता है मैट्रिक एंट्री रेट, उसमें बैठे तो वो भी क्लियर हो गया। और इस तरह से कोर ऑफ सिग्नल्स में मैं 17 अगस्त 1976 में भर्ती हो गया। वेरी गुड। घर वालों को कुछ नहीं पता था तब तक। तो उसके बाद में मैंने वन सिग्नल ट्रेनिंग सेंटर जबलपुर में जाके रिपोर्ट की। वहाँ पे बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग की। वहीं पे टेक्निकल ट्रेड ट्रेनिंग भी उसी के साथ हैं, 4 टेक्निकल ट्रेड ट्रेनिंग, 4 TTR हम बोलते हैं। वहाँ पे मैंने ऑपरेटर की अपनी टेक्निकल ट्रेड ट्रेनिंग की। ये सब कंप्लीट करते करते मुझे तकरीबन 3 साल लग गए। ओके। फिर 1979 में ट्रेनिंग कंप्लीशन होने के बाद में मुझे पोस्टिंग मिली बरेली की। पहली पोस्टिंग। वहाँ जा कर के थोड़ा सा फौज के बारे में पता चला, क्योंकि ट्रेनिंग सेंटर में तो ट्रेनिंग ही थी, रिक्रूट थे। वहाँ जाके थोड़ा इधर उधर बातचीत की तो उससे पता लगा कि जवान भी अफसर बन सकता है। बिल्कुल। तो थोड़ी जिज्ञासा पैदा हुई, इधर उधर सीनियर से पूछा। मैं एक सीनियर के पास गया तो उन्होंने बोला सभी थोड़े बनते हैं। तो एक कटाक्ष उन्होंने लिया कि भैया आपका नंबर थोड़े पड़ेगा, सभी का थोड़े पड़ता है। सही बात है। तो मैंने बोला इट वाज लाइक चैलेंज टू यू। तो मैंने बोला सर कोई नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। बट दिमाग में तो वो चीज़ बैठ ही गई थी और उसके लिए फिर मैंने अपना एक दिमाग में खाका बनाना शुरू कर दिया, एक फ्रेमवर्क बना लिया कि ऐसे 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 करना है। तो पहले उसकी एक जानकारी प्राप्त की
कि उसमें भी रिटन एग्जामिनेशन होता है जैसे एनडीए का होता है। उसके बाद में फिर एसएसबी इंटरव्यू होता है जो मेरिट में आते हैं रिटन एग्जाम के। बिल्कुल। उसके बाद में जब आप एसएसबी इंटरव्यू में भी रिकमेंड हो जाते हो सिलेक्शन के लिए, फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। करेक्ट। और उसके बाद में आपको आर्मी कैडेट कॉलेज देहरादून में भेजा जाता है, जहाँ पे 3 साल का डिग्री कोर्स होता है जैसे एनडीए का बिल्कुल। एकेडमी। इनफैक्ट अभी तक का ये सारा प्रोसेस जो है वो बिल्कुल एनडीए की तरह ही है। बिल्कुल जी, हाँ, ओनली बिल्कुल। थिंग इज दैट कि आप जवान भर्ती हुए हैं और आप एज जवान जो है आप ये सब चीज़ें यू आर अंडरगोइंग ऑल दिस, सारे टेस्ट वगैरह, और जी। लोग बाहर से डायरेक्ट जाते हैं तो वो एनडीए में जाते हैं और उसके बाद का प्रोसेस तो सेम है। जी। और आपको जो डिग्री मिलती है ग्रेजुएशन की वो भी वो भी JNU जेएनयू से एनडीए को भी और बिल्कुल। आर्मी कैडेट कॉलेज को भी जेएनयू से ही आपको ग्रेजुएशन डिग्री। लेकिन और आपके पास तो जो है जेएनयू के अलावा एक और डिग्री भी है जी, बीए की। वो उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। जब मैं छुट्टी आता था जी। तो 2 महीने की छुट्टी मिलती है। एनुअली। मैट्रिक मैंने कर ली थी। मैंने ये प्रोग्राम बना रखा था कि मुझे सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस रखना है। करेक्ट। बाई चांस इफ आई एम नॉट सेलेक्टेड इन एसीसी तो मुझे बैकअप तो कुछ चाहिए ना। बिल्कुल। तो मैं जब 2 महीने की छुट्टी मिलती थी एनुअल लीव में, उसमें आकर के अपनी यूनिवर्सिटी, हमारी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी लगती थी उस टाइम पे, मैं वहाँ आकर के 3 ईयर डिग्री कोर्स हर साल एक साल करके मैंने वो बीए भी कर ली। उसके बाद साथ साथ मैं एसीसी रिटन एग्ज़ाम की तैयारी करके पहली बार जब हुआ तो मेरा बड़ा हौसला बढ़ा, मैंने क्लियर कर दिया रिटन एग्ज़ाम। बट एसएसबी इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गया। ऑब्वियसली मैं गांव से गया था, हरियाणवी के सिवाय मुझे कुछ बोलना नहीं आता था, यहाँ तक कि मुझे हिंदी भी नहीं आती थी। सही बात। तो बट मैंने एक कंटिन्यूएशन बनाई थी। जब उसके एसएसबी इंटरव्यू के लिए गया तो उससे पहले मैंने अगले कोर्स का रिटन एग्जामिनेशन दे दिया बिल्कुल। था, ताकि अगर मैं एसएसबी में रिजेक्ट हो जाता हूं तो फिर से रिपीट करूंगा। वैसे एक बात मैं रोकना चाहूँगा यहाँ आपको। जी। आपने इतनी सर्विस तो आपने भी की है जैसे मैंने की। जी। आपसे कम की है वैसे मैंने लेकिन हम लोग जब ऑफिसर्स जितने भी हैं फौज में, जब भी कोई जवान एसीसी के लिए तैयारी करता है तो उनकी तरफ से पूरा सपोर्ट मिलता है। बिल्कुल मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं। और मुझे भी पूरा सपोर्ट मेरे ऑफिसर साहिबान से खूब मिला उस टाइम पे। इनफैक्ट वो आपको कुछ ऐसी ड्यूटीज देंगे जो एक पढ़े लिखे जवान के लिए है। करेक्ट। और आपको लाइट ड्यूटीज देंगे ताकि आप टाइम निकाल थोड़ा सा करके spare। अपनी तैयारी कर सके। इसलिए मैंने कहा ना, इंडियन आर्मी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप जो भी करना चाहें आपको हर एक एंगल से सपोर्ट मिलेगा। बिल्कुल। तो हम बात कर रहे थे एसीसी एंट्रेंस एग्जाम, उसके बाद में रिजेक्शन इन एसएसबी, फर्स्ट एसएसबी इलाहाबाद था, वहाँ से रिजेक्ट हो गया। मायूस तो हुए बट इरादा था। दोबारा फिर रिटन एग्जाम में अपीयर हुए, फिर क्लियर हो गया, फिर बेंगलुरु आया, फिर रिजेक्ट हो गए एसएसबी में। ओह अच्छा। थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, तब तक काफी एक्सपीरियंस हो चुका था। ठीक है। तो कुछ सीखा। पहले शादी पिलर्स ऑफ सक्सेस। हाँ, ओके। कुछ सीखा था, कुछ नकल की थी, कुछ अपने आप को मोल्ड उसी तरह से किया था। तो फिफ्थ चांस में मेरे 10 दिन एज बाकी थी। ओह बिल्कुल, जस्ट लास्ट चांस में। और मैं बहुत ही बिंदास होके गया था। रिटन तो पांचों बार क्लियर हो गए थे। बट प्रॉब्लम तो वहीं आती थी ना, आप जानते भी हो बट आपकी कम्युनिकेशन स्किल ऐसी होनी चाहिए कि आप कन्वे कर सको, दूसरों को बता सको। आपको भी मालूम है वहाँ पे ग्रुप डिस्कशन, लेक्चरेट, ये वो कमांड टास्क सब होते हैं, वेयर योर कम्युनिकेशन स्किल मैटर्स अ लॉट। बिल्कुल, एज एन ऑफिसर वो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट। बिल्कुल बिल्कुल। एंड आई डिडंट फील बैड फॉर दीज रिजेक्शंस। मुझे ये भरोसा था कि सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहां एमए नहीं किसी को निकाल दिया जाता। एग्जैक्टली। हाँ, मेरी 5 एफर्ट्स तो लगी बट मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस
आर्मी के बारे में आया, आर्मी के सिलेक्शन के बारे में आया, वो बहुत ज़रूरी था। बहुत फेयर प्रोसेस है, बहुत selection फेयर का। प्रोसेस है। बहुत से लोग कहते हैं मैं गया वहाँ मेरे से पैसे मांग लिए, ये कर लिया। बकवास। जब कोई रिजेक्ट हो जाता है तो उसको कोई ना कोई बहाना तो चाहिए ना घर वालों को कन्विंस करने के लिए। करेक्ट। वो उसके रिलेटिव जो जनरल साहब थे वो मेरे से ज़्यादा नहीं जानता था, तो ये सब चीज़ें। बट मैं आज अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहता हूँ, इंडियन आर्मी का सिलेक्शन प्रोसेस बिल्कुल फेयर है, कोई भाईबंदी नहीं है। इनफैक्ट मैं एक और इंसिडेंट में नाम नहीं लूँगा, 4th अटेम्प्ट में जब मैं भी थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड हो गया तो हमारे वहाँ एक पॉलिटिशियंस थे, मेंबर पार्लियामेंट थे। उन्होंने बोला कि आई विल राइट ए डीओ, मैं जा करके वो दे देना। ठीक है, दे देंगे, क्योंकि 3 बार काफ़ी धक्के खा चुका था मैं। वहाँ जाने के बाद में मेरे दिमाग में ये चल रहा था, दूं ना दूं, दूं ना दूं। सब कुछ होने के बाद में लास्ट में जा करके मैंने उसका जो पियोन बैठा हुआ था ऑफिस के सामने, वहाँ तो सिविलियंस होते हैं, मैंने उसको जाके वो चिट्ठी दे दी और बोला साहब को दे देना। अगले दिन जब कॉन्फ्रेंस हुई, आई वॉज चेस्ट नंबर 8। तो टेक्निकल ऑफिसर और whosoever comes to announce the result, जो भी बताने आता, उसने बोला चेस्ट नंबर 2, 8 and 14 are recommended for selection, but chest number 8 is rejected on disciplinary ground। सो मैं ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि बिल्कुल फेयर प्रोसेस है। ये जो फालतू की बातें करते हैं, वहाँ सिफारिश चलती है, वहाँ पैसा चलता है, ऐसा कुछ भी नहीं। बल्कि वो काउंटर प्रोडक्टिव था। वो इनफैक्ट आई वाज टू बी सिलेक्टेड इन द 4th अटेम्प्ट एंड आई मिस्ड दैट बिकॉज ऑफ दैट लेटर। बट नेक्स्ट टाइम मैं बिल्कुल बिंदास होके चला गया, क्योंकि इतने एक्सपीरियंस के बाद में तो कोई भी सीख लेता है। Correct. तो उस टाइम तक मैं ऑलमोस्ट सिलेक्शन के लिए तैयार हो गया, अपने आप को पूरी तैयारी। हाँ, पूरी तैयारी कुछ नहीं की। अगली बार से जब मैं गया तो अपने जो 1-1:30 बजे तक टास्क होते हैं, उसके बाद में पिक्चर देखने चले गए। उस टाइम पे पिक्चर्स का बड़ा शौक था। हाँ, तो नेक्स्ट डे इनफैक्ट उसने इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने भी मुझे पूछा कल क्या किया उसके बाद में। मैं बोला मैं तो पिक्चर देखने। वो भी ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन, अच्छा हु इज द डायरेक्टर। So this kind of interaction, details and interaction they carry out, general awareness. So to cut the long story short, I got selected in the 5th attempt. छोड़ा नहीं, मतलब छोड़ा नहीं मैंने, इरादा पक्का रखा। जो बाद में फौज में भी पता चला कि इरादा पक्का रखना है, तो वो इरादा पक्का रखा। उसके साथ साथ जैसे आपने बोला कि आप तो बीए वहाँ से भी कर रहे थे, तब तक मैंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से भी बीए कर ली थी, तो हम अपने आप को ग्रेजुएट समझने लग गए थे। बट वहाँ गए एसीसी में तो फिर वही रेपिटेशन, और हमें एक और बीए करनी पड़ गई जेएनयू से। तो हम अपने आप को बीए बाबा समझने लगे। डबल एम में होता है, डबल बीए। लोग डबल एम में करते हैं, बट हम तो डबल बीए किए बैठे हैं, तो बाबा हैं हम तो। उसके बाद में चलता रहा, और लकीली हरियाणा से थे, बॉडी वॉडी ठीक थी। वहाँ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, स्विमिंग, ये वो। स्विमिंग भी हमने कौन सा स्विमिंग पूल में तो सीखी नहीं थी, गांव के जोड़ में भैंसों को ले जाते थे, उसी के साथ में तैरना सीख लिया। थोड़ी ताकत थी, तो उस टाइम पे क्रिकेट का इतना वो नहीं था, सॉफ्ट बॉल होती थी, सॉफ्ट बॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल सब खेल लेते थे हम। तो हम वहाँ पे जैसा भी गेम्स हर एक टर्म में आते थे, उस हिसाब से उसमें पार्टिसिपेट करते रहे। और आप तो जानते हैं स्पोर्ट्समैन को OLQ मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं। बिल्कुल। तो हम जो है ना, उस IMA में भी ऑर्डर ऑफ मेरिट में काफ़ी ऊपर चले गए। इनफैक्ट मैंने आपके पढ़ा है डिटेल,
ऑर्डिनेंस कोर में जितने भी लोग जो है उस समय हाँ, I passed out from the IMA First in with merit, the best ordnance officer medal, करेक्ट which is awarded to the gentlemen cadets who are commissioned into ordnance. करेक्ट जो ऑर्डिनेंस में कमीशन जिनको जेंटलमैन कैडेट्स का होता है उसमें फर्स्ट आने पे अब मैं ये नहीं कहूँगा अंदर में खाना रहा था तो उस मेडल के साथ मैं पास आउट हुआ। और मेरी चॉइस जो थी, ऑफ कोर्स आपको एक चॉइस के साथ में दो और चॉइसेस देनी पड़ती हैं। मैंने ऑर्डिनेंस फर्स्ट चॉइस दी थी, बाकी तो एक इन्फेंट्री एक आर्टिलरी जो भी देना होता है दे देते हैं, बट मुझे वो भी ऑर्डिनेंस इसलिए मिली क्योंकि मैं मेरिट में ऊपर था। Exactly. और उस टाइम तक ब्लॉक सिस्टम आ गया था। अगर आप इस ब्लॉक में हैं आपकी एक वैकेंसी और ऑर्डिनेंस ऑप्टी एक है, क्योंकि उस ब्लॉक में सब वो हाई एम्बिशन वाले लोग होते हैं। जिस ब्लॉक में मैं आ गया था, किसी को इन्फेंट्री, किसी उस टाइम मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री का बड़ा वो चल रहा, क्रेज चल रहा था, तो लोग उनके लिए ऑप्ट कर रहे थे। हमें मालूम था एसीसी से आए हैं, हमारी एज लिमिट है, हमारी लिमिट्स क्या हैं, वहाँ तक हम पहुँच सकते हैं, ज़्यादा करने का कोई कुछ औचित्य नहीं है। बिल्कुल। इसलिए मैंने ऑर्डिनेंस ऑप्ट की, वो भी एक चीज़ के लिए कि मैंने MBA करना है। ओके। क्योंकि लॉजिस्टिक्स है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, इन्वेंट्री कंट्रोल है, तो इन सब से मैंने पहले ही एक धारणा बना ली थी कि मैंने ऑर्डिनेंस में जाना है और वहाँ से मैंने MBA करनी है। तब तक PhD का कोई ख्याल नहीं था। बिल्कुल। वो करने के बाद में फर्स्ट पोस्टिंग मेरी जो है AOC और ASC और EME ऑफिसर्स को अटैचमेंट पे भेजते हैं इन्फेंट्री बटालियन के लिए, ताकि जो इन्फेंट्री बटालियन की लॉजिस्टिक्स प्रॉब्लम्स हैं उनको वो अफसर देखे और आगे आने वाले टाइम में जब वो सीनियर ऑफिसर बन जाए उन चीज़ों का ध्यान रखे। बिल्कुल, ऑन ग्राउंड बड़ा अच्छा सिस्टम है, बहुत अच्छा सिस्टम है। बहुत ऑन ग्राउंड जो अच्छा है है। आप जाके खुद बिल्कुल, देखते हैं। बिल्कुल। तो जितने भी सर्विसेज ऑफिसर्स हैं जब इन्फेंट्री में कुछ आर्टिलरी में भी आते हैं और जब इन जगहों पे जाते हैं तो इनको जो है ग्राउंड सिचुएशन और उनकी प्रॉब्लम समझ में आती है। तो जब वो अपने कोर में वापस जाते हैं तो टैक्टिक्स से लेकर के ग्राउंड सिचुएशन से लेकर सब कुछ अच्छी तरह समझते हैं, तो बहुत अच्छी जेलिंग होती है उसके बाद। बिल्कुल बिल्कुल। तो किसके साथ अटैचमेंट किया? मैंने 9th बटालियन द डोगरा रेजिमेंट, ओह ग्रेट, which is a great battalion, and one of the army commander of the Northern Army. He just retired from, he is from 9 Dogra only. ओके। इनफैक्ट मैं तो आर्टिलरी में कमीशन हुआ था, लेकिन हमारी यूनिट का, हमारी रेजिमेंट जो है वो प्योर डोगरा रेजिमेंट है। तो आप जब डोगरा के बारे में बात करोगे तो वो मैं अच्छी तरह से समझता हूँ। वेरी गुड ट्रूप्स, Very good troops, very dedicated, sincere and loyal troops. बिल्कुल। Very good troops. तो एक अच्छा एक्सपोजर आपको मिल गया। बहुत अच्छा, और वो भी कहाँ, सियाचिन ग्लेशियर। ओहो, इससे बड़ी एक्सपोजर तो हो ही नहीं सकता था। शायद ऑर्डिनेंस में रह करके जिस कोने में मैं अटैचमेंट के दौरान में सियाचिन ग्लेशियर में पैदल घूम के आ गया, उसको पेट्रोलिंग रेकी कुछ भी कह लो, वो शायद ऑर्डिनेंस में रह के मुझे मौका नहीं मिला। और ये एक्सपोजर शायद, जैसा मुझे लगता है कि बाद में जो है आपको बहुत मदद किया होगा, क्योंकि बहुत सप्लाई चेन मैनेजमेंट उससे ज़्यादा टफ क्या हो सकता है? बिल्कुल। टेरेन वाइज, वेदर वाइज, इन हॉस्पिटेबल टेरेन में इससे ज़्यादा मुश्किल सप्लाई चेन मैनेजमेंट और क्या हो सकता है। बिल्कुल। उसे बहुत आइडिया मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ उस जो पलटन की ट्रेडिशंस थी उनसे भी बहुत कुछ सीखने को उनके मिला। बहुत अच्छे इथोस हैं, बहुत अच्छे इथोस हैं, उससे बहुत कुछ सीखने को मिला। अटैचमेंट के बाद में जब मैं वापस आया तो अपना हमारा वायूज कोर्स होता है, करेक्ट, जिसको हम बेसिक ऑर्डिनेंस मैनेजमेंट कोर्स बोलते हैं। उसके लिए मैं जबलपुर चला गया। बेसिक ऑर्डिनेंस मैनेजमेंट कोर्स हमारे कॉलेज ऑफ मटेरियल्स मैनेजमेंट, आजकल उनका नाम बदल के मिलिट्री कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट हो गया है। ओके। तो पहले ये CMM होता था, MCMM हो गया। वो करने के बाद लकीली I got posted to AOC Center, okay, which was again a very good exposure as far as regimentation is concerned.
रेजिमेंटल एक्टिविटीज़ का जो एक्सपोजर आपको किसी भी ट्रेनिंग सेंटर में मिलेगा वो कहीं नहीं मिल सकता। बिल्कुल। और पूरा एक वहाँ पे आपको स्पेक्ट्रम मिलेगा, एक जवानों से लेकर के जब रिक्रूट भर्ती होकर के और पासिंग आउट तक वो कैसे क्या करता है, फिर ट्रेड ट्रेनिंग क्या करता है, फिर रेजिमेंटल एक्टिविटीज़ वहाँ पे कोर एक्टिविटीज़ कैसे ऑर्गेनाइज कर दी जाती हैं, चाहे वो एनुअल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो रीयूनियन हो, चाहे रिपब्लिक डे कॉन्टिजेंट हो, चाहे माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशंस हो, सब सेंटर से ही ऑर्गेनाइज किए बिल्कुल। जाते हैं। And I was so lucky, I'll say happy go lucky type. जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे जाते ही एज अ लेफ्टिनेंट सेंटर का MTO, एडजुटेंट एडम बटालियन, एडजुटेंट डेमोबिस कंपनी जो पेंशनर्स आते हैं करेक्ट। उनको, हाँ। तो मैं तो एकदम से घबरा गया। इतनी सारी इतनी सारी एट दिस स्टेज एज अ लेफ्टिनेंट, बट एनीवे टुक चार्ज, ऑर्डर इज ऑर्डर फौज का। बिल्कुल। उसके बाद काम करना शुरू कर दिया। अगेन लकीली ऑर्डिनेंस कोर का फर्स्ट माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन ऑर्गेनाइज हो रहा था। ओह, दैट वाज द एक्सपोजर। सो सेंटर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी उसको ऑर्गेनाइज करना, लॉन्च करना और कंप्लीट कराना। तो सभी यूनिट से वॉलेंटियर जो कि माउंटेनिंग कोर्सेज में क्वालिफाइड थे, ऑफिसर्स, JCO जवान सब बुलाए हुए थे। अब मैं सियाचिन में तो नौकरी कर ली, बट मेरे पास फॉर्मल क्वालिफिकेशन कुछ नहीं एग्जैक्टली, एक्सपीरियंस था लेकिन हाँ, हाँ ट्रेनिंग के नाम पे। हाँ, तो मैंने भी कोशिश की उसमें घुसने के लिए कि मुझे भी टीम में डाल लो, तो नहीं, आई वॉज नॉट कंसिडर्ड, बिकॉज जब मुझे इतने चार्जेस दिए गए इसका मतलब ऑफिसर्स की शॉर्टेज है, तभी तो दिए गए हैं इतने चार्ज। एनीवे, हमारे एक बहुत अच्छे डिप्टी कमांडेंट थे, गॉड ब्लेस हिज सोल, लेट कर्नल MS Gill. I approached him and explained to him कि sir, I have worked on the ground in Siachen Glacier. I've got experience. I may not be having formal qualification. Just give me a chance. Somehow he got convinced and he included me in the team. Fantastic. That was the first mountaineering formal expedition for me to participate. Actually, that changed your life. That changed everything. I went with the team, and the expedition was to a peak called Yan Kangri, which is 22,000 feet high in Ladakh. Okay. So I was being young and having served in Siachen Glacier. Of course, वहाँ भी induction training तो देते ही हैं, बहुत चीजें सिखा देते हैं, practical. लेकिन वो माउंटेनिंग पर से नहीं, वो खाली वहाँ के टेरेन को में हाँ, कैसे ऑपरेट करना है। वॉरफेयर के Exactly. उस परसेप्शन से वो सिखाते हैं, माउंटेनियरिंग के हिसाब से नहीं, माउंटेन वॉरफेयर के। तो somehow I did much better than some of the personnel who were formally qualified in mountaineering courses, and I was the first one to reach to the top. Great. So that generated confidence in me as well in my deputy commandant also. हाँ, मैंने गलत selection करके नहीं भेजा है. You proved him right. हाँ. So came back. Then he ensured that I go for formal training. Okay. I was sent for mountaineering course in Himalayan Mountaineering Institute, Darjeeling. Okay. Basic mountaineering course. I did whatever capacity I had and capabilities I had. I proved my worth and did very well, got alpha grade, recommended for advance, and came back. Next year, another expedition was being organized by the Ordnance. Okay. We named it as Shakti series of expedition. First one was Shakti 1, AOC Shakti 1 expedition. Next was AOC Shakti 2 to Kamet and Abhigamin. तो जो पहला वाला किया था जिसमें कि मतलब एज ए नोविस गए थे, वो
सीरीज का पहला वाला था, दैट फर्स्ट वाज, था, हाँ दैट वाज फर्स्ट था। सीरीज का पहला शक्ति 1। और अभी अभी क्वालिफाइड हो क्या है, अल्फा ग्रेड हाँ, लेके आए तो अभी ऑटोमेटिकली आई वाज नंबर इंक्लूडेड इन द टीम। तो आई वाज मेंबर ऑफ द शक्ति 2। ओके। There also I did fairly well along with the team, and that was also successful. ग्रेट। Then it was in 90. Hmm. 91 we had a reunion, ओके। ऑर्डिनेंस स्कोर। Ordnance Corps reunion, which is organized after every 5 years. ओके। So seeing my physique, I was given the responsibility of Samman Guard Commander, ओके। हाँ। color ensign, हम्म। and other responsibilities. So that was very good exposure for the regimental activities, I'll say core activities. And it was a good chance for me also, to come into the limelight. To be very frank, I admit that. And with that, I remained in center for 5.5 years. दैट्स वेरी गुड टाइम। That too at a place like Sikandrabad. Beautiful place. ब्यूटीफुल प्लेस। Not only that, luck was more in favor for me. ओके। There was a call from the adjutant branch of the army headquarters that ordnance contingent will participate in AOC Republic Day contingent. December 91, as we finished the reunion, rather as we completed the reunion, the contingents were there, practice was already done. I was selected as Samman Guard Commander, and then immediately they picked me for Republic Day Parade also as contingent commander. And that was the time when I got a chance for Republic Day contingent parade. And you commanded the parade. I commanded the parade. You commanded your own contingent. AOC contingent. AOC contingent. So that's what I said. Center posting totally transformed my life. Although I was missing that professional ordnance यूनिट एक्टिविटीज। unit activities, but I didn't mind that. हाँ, वो तो फौज ने आपको जो काम दिया है उसको अच्छे से करना है, बस, ठीक है। और वो जाके सीख ही लेंगे जब ग्राउंड पे काम करेंगे। और एक्सपोजर वैसे ही इतना अच्छा है। एक्सपोजर वैसे ही था। तो फ्रॉम देयर देन अगेन इन 1993 शक्ति 3 series of expedition was organized. And I was nominated as that. By then I had come into limelight. That's what I said. अब तो कोर टीम में आ गए। हाँ, कोर की कोर टीम में। कोर की कोर टीम में आ गए थे। So I was nominated as leader of the Shakti 3 expedition, which was to Mount Mana, which is 23,850 feet high, and it was again a successful expedition. Although team came under avalanche, but reorganizing the team, we not only climbed Mount Mana, we climbed another peak which was besides Mana, and which was unnamed peak, and we named it as Shakti Parbat. Okay, that's fantastic, huh? Yeah. And continuing with the series, in 1993, again Shakti 4 expedition was organized, which was a very prominent climb on Comet via Western Ridge. Okay. Very few expeditions have attempted and been successful via this ridge. बहुत ही डिफिकल्ट और टेक्निकल रूट है। 93 का ये एक्सपीडिशन सक्सेसफुल होने के बाद में देन word spread in mountaineering fraternity also. There is someone who has made this attempt and been successful. Comet via West Ridge. इनफैक्ट अभी तक जो भी माउंटेनियरिंग एक्टिविटीज आपने किया वो एक तरह से
कोर की एक्टिविटी थी, जी। ऑर्डिनेंस कोर की अभी एक्टिविटी तक थी। ऑर्डिनेंस कोर की थी। ठीक है। ये अब सब एओसी शक्ति सीरीज चल रही हाँ, थी। वो सीरीज़ में थे, तो लेकिन अभी जो है बाय दिस टाइम यू वर नोन इन द माउंटेनियरिंग आर्मी फ्रेटर्निटी, आर्मी माउंटेनियरिंग की। फ्रेटर्निटी। बिल्कुल। इनफैक्ट हम तो अभी आपकी जीवनी के बाद जो है एक आपसे एडवेंचर के और ख़ास तौर से माउंटेनियरिंग के बारे में डिटेल में भी बात करेंगे। ठीक बिल्कुल, है? तो बिल्कुल। ये जो है आपकी कामित वाली होने के बाद में फिर फिर आ गया 1994। इंडियन आर्मी ने एक एक्सपीडिशन ऑर्गेनाइज किया काबरू मैसफ के लिए, ये जो कहाँ है? कि अभी तक ये कहाँ है? ये कंचनजंगा के साथ में हुँ, सिक्किम में है। करेक्ट। इस पे काबरू साउथ जो है अनक्लाइम्ड पीक हुँ, थी उस टाइम पे। हुँ, तो कर्नल एच.एस. चौहान मराठा के हैं, हुँ, who was the director of Manali Mountaineering Institute at that time. ओके। He was nominated as the leader. हुँ, हुँ, He gave me a ring one day कि would you like to join? I said कि ये नेकी और पूछ सर। तो अपॉर्चुनिटी है। Yeah, definitely I would like to join. He said okay, come. Then training was carried out in his area of responsibility, जो उनका व्यास कुंड में ट्रेनिंग एरिया है। हुँ, हुँ, प्री एक्सपीडिशन ट्रेनिंग हुई। हुँ, हुँ। उसके बाद 1994 में व्यासकुंड मतलब आप रोहतांग पे वो कर रहे थे? जी हुँ, मनाली की हाँ, हाँ, इंस्टीट्यूट हाँ, जो है हाँ, उसके वो डायरेक्टर थे। हाँ, उनका ट्रेनिंग एरिया वही था। करेक्ट। उसके बाद में 1994 में जब गए तो फर्स्ट रोप में मुझे भी डाल दिया गया, बाकी इन्फेंट्री ऑफिसर्स थे। शुरू में तो जवानों ने भी मजाक सा उड़ाया कि एक ऑर्डिनेंस के साहब आए हैं। होता है, इट इज नेचुरल, होता है। हाँ, नेचुरल। बिल्कुल, So I didn't mind. I was to prove my worth. एग्ज़ैक्टली। And luckily, with the first rope, we call it, हुँ, you can say team. हुँ, हुँ, First team, when we attempted, Kabru South was a virgin peak. हुँ, It was never climbed by any expedition, and we climbed it. And I was one of them. फैंटास्टिक, ग्रेट अचीवमेंट। So, वहाँ भी थोड़ा सा अपने आप को एस्टेब्लिश कर लिया। हुँ, उसके बाद 1995 में आ गए। हुँ, 1995 में international Nanda Devi expedition, which was, you know, upgradation of this Kabru massive expedition तो only. मतलब अभी कोर से कोर माउंटेनियर्स होके मैं आर्मी माउंटेनियर हो गए। आर्मी सर्कल में आ गया। अब इंटरनेशनल में आ हाँ, आर्मी और बट उसमें जो है ना 5 आर्मीज पार्टिसिपेटेड। हुँ, 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 द यूएस आर्मी, हुँ, सॉरी पहले द इंडियन आर्मी, हुँ, द यूएस आर्मी, हुँ, द ब्रिटिश आर्मी, द ऑस्ट्रियन आर्मी, द रॉयल नेपालीज आर्मी। अच्छा, इसके अलावा द इंडियन नेवी, हुँ, इंडियन एयरफोर्स, आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, डीआरडीओ, you name an organization, it was a big expedition. ओके, So my team climbed Nanda Devi East, which अच्छा, is very technical and very difficult peak. हुँ, So that was, I'll not say another feather, but I'll say that was another achievement बिल्कुल। with the continuation of my mountaineering career. हुँ, हुँ, In 1996, then I came back, wanted to relax, but I got another call for NCC Girls Expedition, हुँ, which was to a smaller peak. I said, okay, to keep, you know, myself active and Current I'll, with the- I'll be relaxing also. I went with NCC Expedition, and that was also successful. That was in Baskund area. which area? Baskund. व्यासकुंड, अच्छा, ओके, ठीक है। Hanuman Tibba. हुँ, हुँ, So, 1997, that was the golden jubilee year of our independence. करेक्ट, Indian Armed Forces organized joint services mountaineering expedition to Jogin Massif. Massif means there are peaks, Jogin 1, 2, 3. So this complete range is called Massif. So Jogin 1 was given to Army,
to Navy, 3 to Air Force. Just, Okay. just on lighter side. Uh-huh. Otherwise, it was a combined team. Mhm. So again, we climbed that, and that was successful. I was the deputy leader of that expedition. Okay. So now, as from participant or climber to, I had upgraded to deputy Deputy leader. leader. Okay. This was in 1997. Okay. So after that, things kept on moving. In 1995, rather 94, I had applied for 2 assignments. One was ADC to governor to Bihar. Yeah. Another was vice principal HMI Darjeeling. Mhm. I forgot one thing. In the meantime, I did my advanced course also from HMI Darjeeling. So I did my both the courses from HMI Darjeeling only. And where you have studied or you have done your training or your courses, and if you get a chance to be the vice principal of that, so definitely you can forego anything and will go there. So I got selected for both the assignments. As a ADC to governor also? I could have gone to the Raj Bhavan, Mhm. and second option was to go to HMI and to move on the mountains. So I preferred the second one. So from 95 to 97, I was there Okay. as vice principal, Mhm. which is a national institute for training of the mountaineering. And this is open to civilians also? Yeah, this is open to civilian, Fauji, paramilitary forces. Anybody can go and do the courses. Will come subsequently on a specific podcast on mountaineering. Then I'll explain all these things. Good. So it continued like this. We had reached up to 97 Golden Jubilee of our independence, and in 1998 there was an expedition to Gangotri 1, again Indian Army expedition from Army Adventure Wing. I participated in that, climbed Gangotri 1. Okay. Again in 1999, there was a chance for Everest expedition. You must have heard Miss Santosh Yadav, who was the first lady who climbed Mount Everest twice. Correct. So she was organizing, so I became part of that. That was Mount Everest expedition, and that expedition climbed Mount Everest from Kaungchung's phase, which is considered to be very difficult phase. In 2000, there was again an expedition organized by the Indian Army. First ever expedition, Indian Army expedition to Annapurna, which is in Nepal, which is the 10th highest peak of the world. So I was included in that team also as deputy leader, and that was first ever successful expedition, Indian expedition on Annapurna. Okay. That was again a landmark Achievement. expedition. So after 2001, there was a gap of 2 years, and in 2004 there was an expedition of Indian and Royal Nepalese Army, joint Indo-Nepalese Army expedition to Sasar Kangri 1. Okay. Sasar Kangri 1 is very majestic peak. We call it yellow peak also, because when sun rises, so it becomes golden peak. Very technical, difficult peak. In 1987, this peak was climbed by Indo-British expedition under Brigadier Khuller. After that, many expeditions tried till 2004, but could not be successful, even after a gap of 17 years. 17 years? Yes. Okay. BSF team tried, but they lost their 13 brave mountaineers. We pay our homage to them. Came under avalanche, because it is very technical and difficult peak, avalanche prone. Avalanche prone. Yeah.
luckily God was with us, and we were successful after 17 years, and there I got VSM Okay. for that as Lieutenant Colonel. After 2004, I was not very active in this field because I had missed a lot of things on ordnance side. Okay. Then I was given a command in 2005 of a divisional ordnance unit. For 3 years till 2008, I commanded that unit. Again, from there, I was posted in the AOC center as one training battalion commander. Okay. Again, you can say command. So 2 years I spent there. So till from 2005 to 2010, I spent my time in commanding the units. Basically, core activity. Core activity. And from there, I got posted to station headquarters, Ayodhya Kent, as Adam Commandant. That was again a very good posting. Good. There also, I got time and I visited once Dr. Ram Manohar Lohia, Awadh University. Okay. In the meantime, with my courses of Ordnance Corps and appearing in some additional papers, I could earn my MBA degree from Rani Durgavati Vishwavidyalaya, Jabalpur. अच्छा तो ये this There was a provision. MBA वहाँ से MBA वहाँ से किया और उस MBA के लिए our courses are recognized by the RDVB, Rani Durgavati Vishwavidyalaya, कोई diploma course, कोई कुछ. तो combining all these courses which we do in ordnance, starting from basic ordnance management, advanced materials management, then higher ordnance management, and ADP computer, and combining all these courses and 2-3 additional papers. If you appear in that in the university cell, you will, if you clear all those things, you'll get the MBA. That's how I got the MBA degree. Okay. So now I was postgraduate. Very good. After 2 BA. From Baba to MBA. Amba. हो गया था. Good. So, after finishing my tenure at Ayodhya Kent, I got posted to High Altitude Warfare School, Gulmarg. Gulmarg. Okay. There I was given the responsibility of officer in charge, Army Winter Games Note. All winter games like skiing, snowboard, biathlon, whatever winter games are there, there is a node for Army there. ये PhD कब किया? ओके. जब मैं अयोध्या में पोस्टेड था तो आई फाउंड कि आफ्टरनून में देयर इज नॉट मच ऑफ वर्क एंड एज आई टोल्ड यू आई वेंट टू यूनिवर्सिटी वंस. आई मेट HOD of Business Management and Entrepreneur Department. So I asked him, he was Professor Rai. I said, Professor Rai, I want to do my PhD. How can you guide me? He said, कर्नल साहब उसके लिए तो एंट्रेंस एग्जाम होता है, वो भी दे देंगे, अगर होता है तो दे देंगे. बोले ठीक है, जब नोटिफिकेशन निकलेगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा. उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया. In the meantime, I was just sitting idle. I thought कि while I had heard about this UGC net. वो that was my next question कि ये कब किया? अच्छा ये साथ साथ चल रहा है. ये साथ साथ सब चल रहा था जब मैं अयोध्या में था. तो I found out the syllabus, not much difficult, but UGC net for students is very difficult. Only 5% of them, are able to clear it. But I didn't find much, maybe because of Fauji experience. So when Professor Rai informed me, so I found out the dates of UGC net also. UGC net was in June and PhD entrance was in July. Okay. And syllabus is almost the same
as we have in post graduation for management. So I prepared for both. I cleared my UGC. Fantastic. I stood first in my entrance exam in Awadhi University. I don't know how. So both the thing. Then they said कि you have to do a pre-PhD course where you have to attend the classes. I said I'm posted here. I'll Okay. attend that also. Okay, that's good opportunity. Good opportunity. I attended that. But somehow some problem came and it was installed, not for me, for the whole lot. all students of the university. It took about 5-6 years to get that problem resolved, change of VC, some problem or the other. Oh, basically administrative problem, Administrative. academic and administrative, both. Academic and administrative problems of the university. Anyway, then I started my PhD in 18 Okay. and finally finished in 22, 4 साल के बाद. And I was awarded the degree in 2023. Not that I was looking for some job because my age was so much. I was not looking for the job, but my aim was I joined army with the basic qualification as a soldier. Matriculation. And I wanted to have the highest degree which is available. And I think PhD was the highest degree available for me. Correct. So I had set my mind that I have to do my PhD, not looking for any job, but not in adventure activities or something related to that, because I was not able to devote my time to my ordnance corps. So I did my PhD in inventory control and supply chain management decisions. Okay. The exact topic was effects of supply chain management decisions on effective inventory control. That was my topic of the thesis. And I earned my PhD in 2023. Fantastic. This is a really fantastic journey. Yeah. Okay. And after that, from Hawes, after completing my tenure there, I got a chance to go to foreign countries also along with the skiing team. Sochi Olympic was there to qualify the winter, Sochi Olympics, Winter Olympics was there in 2014. So one of our NCOs was doing very well. I took him for qualifying in the races for Sochi Olympics. I went to Italy, France. During my service in the army, I never got a chance, but there I got a chance. So after completing my tenure at Hawes, I again was posted, not again, I was posted to Army Sports Control Board, MT8. But your posting to Hawes, ये हॉस वाली जो पोस्टिंग थी ये तो that was on re-employment. re-employment. तब तक फौज की जो है आपने कलर सर्विस पूरी कर ली थी. हाँ, पूरी कर ली थी. और उसके बाद में सेकंड tenure of my re-employment was with Army Sports Control Board. That was again a very educative tenure, very learning. All the people there, all the officers there were very, very supportive, and that was the first time I could, have the insight of Army physical training course officers and what is their role and everything. Correct. Otherwise, तो हम एक PTO देखते थे, वो आता था और, but there I could get the insight of that. Fantastic. And I retired from there. That was my last unit. But after that, with these qualifications, in 2019, I was elected as the Joint Secretary of the Winter Games Federation of India. Great. In 2020, I was nominated as the Secretary of the Indian Mountaineering Foundation. Indian Mountain Foundation. Okay. In 21, I was elected as the Secretary General of Biathlon Association of India.
बायथलॉन इज, बायथलॉन के बारे में भी जानना चाहेंगे आपसे, ये क्या हाँ है? डिटेल्स में मैं बाद में बताऊंगा, बट जस्ट पासिंग रेफरेंस, बायथलॉन, बाय मीन्स टू, इट इज स्कीइंग एंड शूटिंग, Okay. सो इट इज बायथलॉन। हाँ, बहुत से लोगों ने सुना नहीं होगा इसके बारे में, हाँ। इसलिए हम अलग से चर्चा करेंगे। हाँ, you do skiing and fire at the target, shoot it, and that is biathlon. बायथलॉन, ओके, बायथलॉन वाला, उसके बाद? Then I was elected as the Secretary General of Sport Climbing Federation of India, which I am still there. This is the journey. हाँ, स्पोर्ट क्लाइंबिंग इज ऑल्सो समथिंग विच, मतलब बहुत कम लोगों ने सुना होगा इसके बारे में, बहुत कम लोगों ने। जी, because it is a budding sport. It is a new sport which has been included in Youth Olympic in 2018 and Tokyo Olympics 20. तो ये बहुत बहुत रिसेंट बहुत डिसिप्लिन है, रिसेंट है, और इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। इसके बारे में भी हम जो है एक अलग से चर्चा करेंगे जी, अभी, और जो जिसमें ताकि लोगों को समझ में आए कि क्या चीज़ है। जी, ठीक है। तो ये मेरी जर्नी रही और सब कुछ आपके सामने। नहीं, ये बहुत ही मोटिवेटिंग जर्नी है। ये आर्मी कैरियर की एक जो जर्नी है, ये अपने आप में जो है जिसमें कि एडवेंचर से भरा हुआ, और इतने अचीवमेंट्स आपके हैं, किसी को भी जो है ये प्रेरणा देने के लिए काफ़ी है। ठीक है, और यंग लोगों के लिए भी ये है बहुत प्रेरणादायक स्टोरी है ये, कि आप एक मैट्रिकुलेट जवान में भर्ती हो करके, और जो है आप एक ऑफिसर बन करके, फुल कर्नल बनकर, विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित होकर के रिटायर होते हैं। बीच में आपके तो और भी कमेंडेशन और वो सब है जिसके बारे में हाँ, चीफ ऑफ द चर्चा हमने नहीं की। गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा आल्सो, हाँ, बहुत सारे एप्रिसिएशन और ऑनर्स मिले हैं। ठीक है, ये अपने आप में एक बहुत ही मोटिवेटिंग चीज़ है, जिससे जो बताती है कि हमारी फौज, इंडियन आर्मी, वो बहुत सारी आपको अपॉर्चुनिटी देती है। बिल्कुल, ये हमारे ऊपर है उसको कैसे यूटिलाइज करना है। बिल्कुल। मैं उन जवानों को जो अभी फौज में हैं और उन यंगस्टर्स को, यूथ को बताना चाहता हूँ जो फौज ज्वाइन करना चाहते हैं, आपके लिए इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं, आप उनका कहीं भी किसी तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑफ कोर्स लक शुड बी देयर एट द राइट टाइम, राइट अपॉर्चुनिटी, बट अब आप कोशिश करोगे तो वो सब हो जाए। हाँ, कहने का मतलब ये अपॉर्चुनिटी है, बहुत है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। बहुत है। अगर हम ये समझ के बैठ जाएं नौकरी मिल गई है, अभी क्या करना है, तनख्वाह मिल ही रही है, तो आप बैठ जाओ, कोई वो नहीं है। अगर आप आगे जिंदगी में बढ़ना चाहते हैं तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। थैंक यू, कर्नल।